वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रविंद्रा जीएस में। पिछले लेक्चर में पिछले क्लास में हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। और आज हम शुरू करते हैं 51 नंबर से, 51 नंबर से अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं, है ना। लेकिन उसको जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं। कॉपरनिकस के जितने क्वेश्चन थे, जैसे 47 है, या किसने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, आपको बताया गया था। इसका आंसर क्या है? कॉपरनिकस। 48 नंबर, जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, आंसर क्या था उसका? कॉपरनिकस। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है? आंसर क्या है? कॉपरनिकस। पूछने का तरीका क्या है? अलग अलग है, बाकी आंसर क्या है? सेम। लेकिन ये सभी बातें हमें कैसे जानने को मिली कि उन्होंने कहा था? तो उनकी एक बुक है लिटिल कमेंट्री, उनकी बुक है लिटिल कमेंट्री। इस बुक में उन्होंने बताया था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हालांकि बात सही नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और किस बुक में बताया था? लिटिल कमेंट्री नामक बुक में, ठीक है। अब पहुंचते हैं अपने 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर परिवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, पहला कथन है कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, यानी पृथ्वी का घनत्व क्या है? अधिकतम है। और पृथ्वी का घनत्व है कितना? 5.5 है। ये बिल्कुल सही है। हमने बताया था जब नोट्स के माध्यम से हम पढ़ा रहे थे, आकार, घनत्व, द्रव्यमान, परिक्रमण वेग, परिक्रमण अवधि के आधार पर ग्रहों का क्रम बता रहे थे। तो हमने बताया था कि पृथ्वी क्या है, घनत्व वाले में बता रहे थे कि पृथ्वी क्या है, सबसे अधिक उसका घनत्व है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है? नहीं। पृथ्वी के संगठन कोर की बात की जा रही, और कोर का मुख्य तत्व है लोहा। 3 लेयर्स में है पृथ्वी। ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, और अंदर वाला पार्ट कोर। ये बना है सियाल से, सिलिका और एल्युमिनियम। ये बना है सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम। और अंदर वाला कोर पार्ट है वो बना है निफे से, निकिल और फेरस, है ना। तो सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसकी जगह लोहा होता तो सही आंसर होता। सूर्य में सौर परिवार का द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। 75% नहीं, बल्कि 99.8% अंतर्विष्ट है। देखो नोट्स देखो यहाँ पर, ये वाला और ये वाला तीनों पढ़ लेना, है ना। तो सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का लगभग 99.8% अंतर्विष्ट है ना। हमारे जो सूर्य है वो इतना बड़ा है कि पूरा हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी पिंड हैं वो उसके 99.8% मिल करके होते हैं, ठीक है। चौथा देखते हैं, ये भी गलत हो गया। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। ये भी गलत है। 190 गुना नहीं, बल्कि 109 गुना है ना। सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। इतना बड़ा हमारा सूर्य है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला इसका, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब केवल इतना था कि आप ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि पृथ्वी का घन तो सर्वाधिक होता है, ठीक है। बाकी ये सब क्वेश्चन, ये सब ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये जानते होते तो आप सही कर लेते, है ना। तो जो हमने बताया था, अगर उसको ध्यान से पढ़े होंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता। 52 नंबर देखते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है ना। हम जानते हैं कि मंगल के बाद क्या आता है? मंगल है, ये मंगल है। मंगल के बाद आता है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आता है शनि, और शनि के बाद यूरेनस अर्थात अरुण, है ना। तो पूछा गया कि अरुण और मंगल के बीच कौन स्थित है? तो अरुण और मंगल के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं? बृहस्पति और शनि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति और शनि। देखो यहाँ पर यूरेनस को यूरेनस लिखा गया है, अरुण नहीं लिखा गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ग्रहों को हमको इंग्लिश में याद कर लेना है, हिंदी में याद करने के साथ साथ। अगला देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। यानी सूर्य सबसे नजदीक कौन है? पृथ्वी है। उसके बाद सबसे नजदीक बृहस्पति है। उसके बाद सबसे नजदीक यूरेनस है। उसके बाद सबसे नजदीक प्लूटो, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। अगला देखते हैं,
सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य दो ग्रह आते हैं। सूर्य के बाद बुध का स्थान आता है, फिर शुक्र का स्थान आता है, फिर पृथ्वी का स्थान आता है, यानी बुध और शुक्र सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किसके बीच स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच स्थित है, क्योंकि सूर्य के बाद किसका? बुध, बुध के बाद फिर शुक्र, और शुक्र के बाद फिर पृथ्वी, फिर मंगल, यानी शुक्र और मंगल के बीच क्या है? हमारी पृथ्वी स्थित है। ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? देखो बेटा, ग्रह और तारे, ग्रह और तारे, ग्रह और तारे में मेजरली डिफरेंस क्या होता है कि इनमें अपना प्रकाश नहीं पाया जाता है। जैसे कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनमें अपना प्रकाश नहीं पाता? सारे ग्रह में अपना प्रकाश नहीं पाया जाता। जैसे क्या है? पृथ्वी और अन्य सारे ग्रह, ये क्या है? ये ऐसे ग्रह हैं, है ना, ये सब ग्रह ऐसे हैं जिनमें प्रकाश नहीं पाया जाता है। ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं पाया जाता है ना। तारे, तारों में अपना प्रकाश पाया जाता है। जैसे सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और सूर्य में अपना प्रकाश पाया जाता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इसमें होती रहती है और क्या होता है? एनर्जी मिलता रहता है। लेकिन पृथ्वी या अन्य जो ग्रह हैं हमारे 8 ग्रह, उनमें अपना प्रकाश नहीं पाया जाता, लेकिन ये चमकते हैं। जैसे शुक्र को आपने पढ़ा होगा कि इसको सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है ना। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चमकते हुए हमको दिखाई देते हैं, यानी इसमें प्रकाश नहीं पाया जाता लेकिन चमकते हैं। और ये प्रकाश पाया जाता भी है और चमकते भी हैं, चमकते भी हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रकाशहीन है किंतु चमकते नहीं है, गलत। ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, बिल्कुल सही। ये प्रकाशवान है, प्रकाशवान नहीं है। ये प्रकाशवान है, प्रकाशवान नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। 57 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, यह भी सही है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये गलत है। मंगल से और भी आगे के ग्रह जो हैं उनकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि हम सूर्य से जितना दूर जाते जाएंगे स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे बुध जो सूर्य के सबसे नजदीक है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, शुक्र जो उसके बाद उसकी स्पीड उससे कम है, फिर मंगल उसकी स्पीड और कम है, मंगल के बाद फिर आता है पृथ्वी, पृथ्वी की स्पीड और कम है, पृथ्वी के बाद फिर मंगल आता है, मंगल की स्पीड और कम आता है, मंगल के बाद फिर आता है बृहस्पति, बृहस्पति की स्पीड और कम हो जाएगी, फिर इसके बाद आता है शनि, शनि की स्पीड और कम होती जाएगी। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी ये गलत है कि सर्वमध्यम गति वाला ग्रह मंगल ही है ना। सबसे लास्ट का ग्रह जो है हमारा वरुण, उसकी क्या होगी? मंदतम गति होगी। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो आकार के अनुसार घटते क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति हमारा है, बृहस्पति के बाद फिर किसका स्थान आता है? शनि का स्थान आता है ना, फिर वरुण का, और फिर सबसे छोटा पृथ्वी, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3, है ना। हमने बताया था जो बाह्य ग्रह हैं वो बड़े हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण की सीरियल से हैं घटते हुए क्रम में, और इसके बाद जो आंतरिक ग्रह हमारे उनका सीरियल हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति, शनि, वरुण और पृथ्वी। गा नंबर। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संबंध में अक्सर समाचार पत्रों में देखा जाता है? गोल्डीलॉक्स जोन वह क्षेत्र होते हैं जो न ज्यादा गर्म होते हैं न ज्यादा ठंडे होते हैं। न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडे होने का मतलब है कि वहाँ जो पानी है, जो वाटर है, वो किसमें? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी पे क्या है कि पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, लिक्विड फॉर्म में पानी पाया जाएगा, वहां पर क्या होगा? जीवन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जीवन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जहां पर पानी की किसमें फॉर्म में होगा? लिक्विड के फॉर्म में होगा, जैसे पृथ्वी। तो पृथ्वी पर जीवन की संभावना क्यों है? क्योंकि यह ज्यादा न ठंडा है न ज्यादा
गर्म है ना। और इसलिए यहाँ पर क्या होता है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा होने के कारण यहाँ पर वाटर क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज वाला क्षेत्र है गोल्डीलॉक्स जोन। अगला देखते हैं, सूची 1 सूची 2। ग्रह कौन सा है, यूरेनस ग्रह यानी अरुण, है ना। उपग्रह चंद्रमा हमारा उपग्रह है। पुच्छल तारा हेली पुच्छल तारा है। कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, मेराइनर, ये कृत्रिम उपग्रह है ना। सही मिलान हो गया। किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की संख्या 9 से घटाकर 8 कर दी गई थी, 2006 में। 2006 में ग्रहों की संख्या 9 से घटाकर 8 कर दी गई। जिस ग्रह को इस श्रेणी से हटाया गया, यानी ग्रह की श्रेणी से हटाया गया उसका नाम था प्लूटो, जिसको यम भी बोलते हैं, है ना। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा करके फिर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। बौना ग्रह वह ग्रह होते हैं जो ग्रह की शर्तों को पूरा नहीं करते। जैसे ग्रह की पहली शर्त है कि वह किसी बड़े तारे की परिक्रमा करे, है ना। पहली शर्त है कि वह किसी बड़े तारे की परिक्रमा करे, है ना। और दूसरी शर्त है कि वह इतना बड़ा होना चाहिए, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होना चाहिए कि अपने आप को गोलाकार शेप दे सके, है ना, गोलाकार शेप दे सके। और तीसरी शर्त है कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होना चाहिए और किसी अन्य ग्रह से टकराए नहीं, है ना। ये कहने का मतलब है कि अपनी निश्चित कक्षा में क्या करे, चक्कर लगाए, किसी अन्य ग्रह से टकराए नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा, निश्चित कक्षा में चक्कर। और इसी शर्त को बौना ग्रह पूरा नहीं करता था, इसलिए क्या किया गया, इसको श्रेणी से बाहर कर दिया गया। वो पद पे चक्कर तो लगाता था, लेकिन कभी कभी पद से हल्का सा बाहर हो जाता था, इसलिए इस श्रेणी को इससे बाहर कर दिया गया, बौना ग्रह की श्रेणी से, बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। सही आंसर हो जाएगा 2006। अगर पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हो जाएगा फ्रांस, पेरिस में स्थित है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये पीसीएस में पूछा गया था, इसमें से कोई सा ऑप्शन सही नहीं था। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गैस एवं प्लाज्मा, गैस एवं प्लाज्मा। क्यों, क्योंकि सूर्य की सतह का तापमान लगभग 55,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सूर्य की सतह का तापमान 55,000 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके आंतरिक कोर का तापमान लगभग इतना है। सोचो, इतने तापमान में कोई पदार्थ के अंदर मतलब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में रह सकता है, बिल्कुल नहीं रह सकता, है ना। तो ऑप्शन देखो, ठोस या द्रव या गैसीय अवस्था में बिल्कुल गलत, केवल द्रव अवस्था बिल्कुल गलत, केवल गैसीय अवस्था में बिल्कुल गलत, क्योंकि गैस एवं प्लाज्मा के रूप में रहता है, द्रव बिल्कुल गलत। यानी इसमें से कोई भी आंसर क्या होगा, सही नहीं होगा। जो सही आंसर क्या है, गैस एवं प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, जब हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलकर के हीलियम बनाते हैं और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। 1s2 प्लस 1s2 ड्यूटेरियम मिलकर के बनाते हैं 2He4 और साथ में निकलती है एनर्जी, है ना। और यही एनर्जी हमको प्रकाश के रूप में मिलती रहती है। ये क्रिया नाभिकीय संलयन की सूर्य में घटित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जाता है। हीरक वलय मतलब रिंग, है ना। डायमंड रिंग की घटना देखा जा सकता है। देखो, ये सूर्य ग्रहण के समय होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है।
जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो उसकी छाया जो है वो ढक लेगा चंद्रमा, है ना, उसका प्रकाश को ढक लेगा चंद्रमा बीच वाले हिस्से को, और चारों ओर एक वलय जैसी चमकती हुई रिंग दिखाई देगी, इसी को बोलते हैं हीरक वलय, है ना। तो ये कब होता है? केवल पूर्णतया पदचिह्न के परिधीय क्षेत्रों में, परिधि मतलब चारों ओर, तो चारों ओर हो रहा है क्योंकि बीच में चंद्रमा वाला हिस्सा ढक जा रहा है, इसलिए पृथ्वी पर उसकी छाया दिख रही है, बाकी चारों ओर वलय के रूप में यह चीज दिखती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा केवल पूर्णतया पदचिह्न के परिधीय क्षेत्रों में। और कब होता है? सूर्य ग्रहण के समय, है ना, जब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा 3, जब चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनको हम जब अगले उसमें पढ़ेंगे, जब पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे, गतियों के क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वी की गतियों के क्वेश्चन करेंगे, तो वह डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। खग्रास पूर्व सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूछेद में दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, देखो सूर्य है, सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया, है ना, सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया, फिर पृथ्वी, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी सूर्य है, उसके बीच में चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा की छाया इस वाले छेद में दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ तो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, यहाँ पर वो घटना दिखाई देगी, यहाँ पर रहने वाले लोगों को वो घटना दिखाई देगी, लेकिन जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको वो घटना दिखाई देगी, उनको वो घटना नहीं दिखाई देगी। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, यानी किसी एक ही भाग पर दिखाई देता है, किसी एक ही भाग पर दिखाई देता है, पूरे भाग पर नहीं दिखाई देता है, इसी के कारण क्या होता है? सीमित भूक्षेत्र में दिखाई देता है, क्या? सूर्य ग्रहण। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश, अच्छा ये तो ऑप्शन है, 67 नंबर देखो, सूर्य का प्रभामंडल हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है ना, तो हैलो या प्रभामंडल कैसे बनता है? सूर्य का प्रभामंडल देखो, जब पच्छाव मेघ के बादल, जब पच्छाव मेघ, पच्छाव या पच्छाव स्त्री मेघ, पच्छाव मेघ या पच्छाव स्त्री मेघों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो जो वो मेघ होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, सफेद दुग्ध रोशनी की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं, है ना, तो उसी को बोलते हैं सूर्य का प्रभामंडल या हैलो, पच्छाव मेघों के हिम स्फटिकों में। ठीक है, यानी बर्फ के बादल में, हिम स्फटिकों मतलब बर्फ के बादल। 68 नंबर देखते हैं, एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है, तो एक खगोलीय एकक पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक खगोलीय एकक या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। अब अगला देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी, फिर औसत दूरी क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है 150 इंटू 10⁶, या हम इसको बोल सकते हैं 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक, फिर वही सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से कितना गुना बड़ा होता है? हम पहले बता चुके हैं कि सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से 109 गुना बड़ा है, 109। नोट है कि कोई ग्रह सूर्य से जितना निकट आता है उसका वेग और गति उतनी ही बढ़ जाती है। हमने बताया था कि जो जितना निकट होगा उसकी स्पीड उतनी तेज होगी, अगर उसकी स्पीड मतलब उसका दूरी बढ़ती चली जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। सही आंसर इसका होगा 109, है ना। नोट लिखा था तो हमने देख लिया। अगला देखते हैं, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करती है, तो बिल्कुल सही है। चाक्षुष द्युति मतलब चमक, और जो जितना ज्यादा चमक उत्पन्न करेगा मतलब क्या, उसका एल्बिडो उतना ही ज्यादा है, यानी वो परावर्तन करने की क्षमता
प्रकाश के किरणों को परावर्तन करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा है। ये क्या बात है? सही है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। ये बात गलत है। बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। अगर कहीं पर वायुमंडल अनुपस्थित है तो वहां पर एल्बिडो एल्बिडो होने की संभावना ही कम हो जाएगी या नहीं पाई जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसी के कारण क्या है, जीवन की संभावना कम हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा कि का और खा दोनों सही हैं और खा का की सही व्याख्या कर रहा है। मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो मैगलन अंतरिक्षयान शुक्र ग्रह के हेतु भेजा गया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है। और किस बुक में बताया था? तो इनकी बिग बुक है ऑन द हेवेंस। ऑन द हेवेंस में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। 76 नंबर देखो, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है। पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर और इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है तो 12,756 किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा 12,756 या 12,800 किलोमीटर, जो आसपास की वैल्यू है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। ये बात गलत है। ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। पृथ्वी का घूर्णन होता है वो भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। अब भूमध्य रेखा पर अधिक घूर्णन होने के कारण अब केंद्रीय बल अधिक हो जाता है और अब केंद्रीय बल के प्रभाव के कारण यहाँ पर क्या होता है? भार कम महसूस होता है। लेकिन जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो भार बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, भार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अगला देखते हैं, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। बिल्कुल सही। पृथ्वी परिशुद्ध गोला नहीं है। पृथ्वी के में हल्का सा क्या झुकाव पाया जाता है। पृथ्वी में हल्का सा झुकाव पाया जाता है। ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? का गलत है और खा सही है। अगला देखते हैं, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर क्या है? चंद्रमा का अभ्यंतर भी पृथ्वी जैसा ही है, स्यांदरों जैसा। ठीक है। भूप्रवृत्ति में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है? तो भूप्रवृत्ति में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बाद फिर नंबर आता है सिलिकॉन का, है ना। ऑक्सीजन के बाद फिर नंबर आता है सिलिकॉन का और सिलिकॉन के बाद फिर नंबर आता है एल्युमिनियम का, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में, फिर इसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन का सर्वाधिक मात्रा में, इससे ज्यादा एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। ये तो पूछा कि सर्वाधिक कौन पाया जाता है। कभी कभी क्या कर देगा कि ऑक्सीजन को गायब कर देगा, ये ऑप्शन दे देगा और इसमें से उठा के कोई ऑप्शन दे देगा। तब सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है। और कई बार क्या पूछेगा कि भूप्रवृत्ति में कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन उठा के दे देगा, 3 ऑप्शन उठा के दे देगा, एक बाहर से दे देगा। जो इसमें नहीं पाया जाता होगा तो आपको टिक करना होगा क्या नहीं पाया जाता है। तो सभी को याद कर लेना, एक बार देख लेना तो याद रहेगा कि भूप्रवृत्ति में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? हमारे सौरमंडल का जो तारा है वह सूर्य, यानी सूर्य क्या होगा? सर्वाधिक निकट हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लेती है? तो 365.25 दिन का समय लेती है पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में। इसी को हम क्या बोलते हैं? सौर दिवस बोलते हैं। जो एग्जैक्ट वैल्यू वो इतनी है, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 51 सेकंड, है ना। 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 51 सेकंड, जिसको क्या लिख सकते हैं? 365.25 दिन। ठीक है। अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस महाद्वेग से चक्कर लगाती है? पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है पृथ्वी की? तो होती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। 30 किलोमीटर पर सेकेंड। जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि कितनी है? तो पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि है 40,000 किलोमीटर के आसपास, है ना। भूमध्य रेखी परिधि पूछे या व्यास पूछे, भूमध्य रेखी परिधि पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? 40,000 किलोमीटर। जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इतनी है। ठीक है।
पृथ्वी की परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा धुरी सदा झुकी होती है, तो पृथ्वी की परिक्रमा धुरी किस पर झुकी होती है? 23.5 अंश अक्ष पर। देखिए ग्लोब अब इसको देखिए, ये हल्का सा झुकाव लिए हुई है ना। इसका अक्ष ही बनाया जाए तो इसका अक्ष जो परपेंडिकुलर ऐसा बना होगा, है ना। परपेंडिकुलर इसका अक्ष बनाए तो ऐसा होगा परपेंडिकुलर अक्ष, लेकिन ये क्या है, हल्का सा झुकी है, यानी किस पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 अंश आनत है। चुंबकीय अक्ष से नहीं, हमने बताया था परपेंडिकुलर, अभी बताया कि परपेंडिकुलर अक्ष से 23.5 अंश चुकी है, ना कि चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष पर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का जो ये क्षेत्र होता है, मतलब पृथ्वी का अक्ष, चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी का अक्ष जो होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कनाडा के एक प्रायद्वीप में है। नहीं, कनाडा का एक द्वीप है क्वीन एलिजाबेथ। यहां पर पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है, ये सही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केवल 3, केवल 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, बिल्कुल सही। 45 अंश अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, ये गलत है। 45 अंश अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी नहीं होती, जबकि 60 अंश अक्षांश की होती है। अगर यहाँ 60 डिग्री होता तब सही आंसर हो जाता, यानी ये भी गलत है और ये तो सही है, पहला वाला, है ना। तीसरा देखते हैं, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, ये सही है ना। चौथा देखते हैं, अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। अपसौर और उपसौर दोनों समझते हैं। एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। उपसौर वह अवस्था होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है। अपसौर वह अवस्था होती है जब सूर्य पृथ्वी से दूरी पर होता है, तो उसको बोलते क्या? अपसौर। और हमने बताया था जब ज्यादा नजदीक होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा तेज होगी, जब ज्यादा दूर होगा कोई चीज तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, चक्कर लगाने की पृथ्वी के चारों ओर, है ना। तो क्या हो जाए, अपसौर स्थिति में पृथ्वी की परिभ्रमण गति तीव्र हो जाएगी। अपसौर यानी दूर हो गया तब तीव्र हो जाएगी, दूर होगा तब तीव्र नहीं होगी, पास होगा तब तीव्र होगी, यानी ये भी क्या है? गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ये भी गलत है, दूसरा भी, चौथा भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, घ नंबर। दिन रात जिस कारण होते हैं, तो दिन रात होते हैं परिभ्रमण के कारण। देखो, 2 प्रकार की गतियां करती है पृथ्वी, है ना। एक तो होती है अपने अक्ष पर घूमना, जैसे ये अपने अक्ष पर घूम रही है पृथ्वी गोल गोल, तो उसको बोलते हैं परिभ्रमण, है ना। घूर्णन भी बोलते हैं, है ना। मतलब अपने अक्ष पर घूमना, है ना, कहने का मतलब है अपने अक्ष पर घूमना। मान लो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही और सूर्य की किरणें जहां जहां इस पर पड़ेगी, इस पार्ट पर पड़ रही, पीछे वाले पार्ट पर नहीं पड़ रही, तो यहाँ क्या होगा? दिन होगा। जैसे आगे बढ़ता जाएगा फिर रात होती चली जाएगी उस वाले एरिया में जो पीछे जाता जाएगा, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि दिन रात किसके कारण होते हैं? तो घूर्णन के कारण होते हैं, यानी परिभ्रमण के कारण होते हैं क्या? दिन रात। अब परिक्रमण देखो, परिक्रमण का मतलब होता है चारों ओर चक्कर लगाना, चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती रहती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती रहती है, लेकिन अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, तो उस चक्कर को चारों ओर चक्कर लगाने को बोलते हैं परिक्रमण, है ना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। और इस कारण से हमें ऋतुएं प्राप्त होती हैं, जड़ा गर्मी,
है ना, ऋतुएं बनती हैं। ऋतुएं अगर पूछा जाए कि ऋतु परिवर्तन काहे के कारण होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? परिक्रमण के कारण, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? दिन रात होना, तो दिन रात होता है घूर्णन के कारण, परिभ्रमण के कारण। सही आंसर परिभ्रमण। अगला देखते हैं, जब दिन रात की अवधि बराबर होती है, जब दिन रात की अवधि बराबर हो रही, यानी क्या है कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होता है? तो मौसम परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर, हमें बताया था कि मौसम या ऋतु परिवर्तन क्या होता है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, है ना, तो क्या होता है? उसके कारण ऋतु परिवर्तन होती है, तो सही आंसर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। और इसका एक कारण ये भी है कि उसका धुरी पर 23.5 अंश का झुकाव, इसके कारण ऋतु परिवर्तन में बड़ी ज्यादा सहयोग मिलता है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण दिल्ली के शहर पर दिन में उदाहरण दोपहर 12 बजे वहां का तापमान सर्दियों के अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होता है। सर्दियों में क्यों अधिक होता है? सर्दियों में अधिक इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए, गर्मियों में अधिक सर्दियों के अपेक्षा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में सूर्य यहाँ पड़ रहा है ना, वो पास क्या है? अपोजिट पार्ट में क्या है? छाया है, तो इसलिए क्या होता है कि गर्मियों में अधिक गर्म होता है सर्दियों की अपेक्षा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं, इसका ये सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर। ठीक है, एक सेकंड, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 नंबर, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या हो जाएगी? जब दूरी कम हो जाएगी तो उसकी अवधि, परिक्रमण अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि भी कम हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगला देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। ये बिल्कुल बात सही बात है कि कृत्रिम उपग्रह जो है वो पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, लेकिन हमेशा छोड़े जाते हैं, ये गलत बात है। अब पूर्वी दिशा में क्यों छोड़े जाते हैं? क्योंकि उसको परिक्रमण वेग मिल जाए, पलायन वेग मिल जाए। जैसे देखो, ये पृथ्वी घूम रही पश्चिम से पूर्व की ओर, अब यहाँ कोई रॉकेट छोड़ा जाएगा तो उसको पलायन वेग मिल जाएगा, इसलिए क्या किया जाता है? ज्यादातर उपग्रहों को पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की दिशा में छोड़ा जाता है। तो क्या है, खा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। खा वाला देखो, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। निकास वेग मतलब पलायन वेग, है ना, तो ये सही बात है। यानी क्या हो जाएगा? का गलत है और खा सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 4, का गलत है और का सही है। अगला देखो, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परवार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? हमने बताया था कि कोर वाला एरिया जो है वो निफे से बना है, तो लोहे से बना है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के बराबर है, तो ये होता है मंगल। 2 चीजें पूछी जाएंगी आपसे, एक तो पूछेगा कि दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के बराबर है, तो आंसर होगा मंगल। अगर पूछेगा कि आकार और द्रव्यमान के हिसाब से जो पृथ्वी के बराबर है, तो उसका आंसर क्या होगा? शुक्र। अगर आकार और द्रव्यमान के आधार पर पृथ्वी के बराबर, तब शुक्र। अगर दिन के मान और अक्ष के झुकाव को पूछेगा जो पृथ्वी के बराबर है, तो उसका सही आंसर होगा मंगल। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की समयावधि कम है। जो जितना पास होगा उसकी परिक्रमा करने की अवधि क्या होगी? उतनी कम होगी। इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की समयावधि तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की समयावधि कम है। ये गलत है, क्योंकि मंगल क्या है? पृथ्वी के बाद आता है स्थान, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देख तो, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, ये सही है ना। हम जब आकार के आधार पर बता रहे थे क्रम, तो बताया था कि जो बाहर वाले ग्रह वो बड़े हैं, ठीक है, जब बड़े हैं तो उनका व्यास क्या है? बड़ा होगा। इसके बाद 5वें स्थान पर बोल रहे थे कि 5वें स्थान पर पृथ्वी आती है, इसके बाद जो आंतरिक ग्रह हैं वो आते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर उस बात को याद रखे होगे तो उसको लगा लोगे आसानी से, है ना। ये वाला क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? का गलत है और खा सही है। का गलत है और खा सही है। 98 देखते हैं, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं सबसे सुसंगत है?
तो कहीं पर भी जीवन की संभावना तब होती है जब हमने बताया था कि वहाँ वाटर जो है उसके एग्जिस्ट होने की संभावनाएं पाई जाएं, तो वहाँ पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतल जल की उपस्थित पाई जाए, जहाँ जल वही हमारा आंसर हो जाएगा। 99 देखते हैं, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावनाएं हैं क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल पर। अभी पर क्या है? मंगल। मंगल पर हिमशीतकों की उपस्थित पाई जाती है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित एक चीज और, यहाँ पर मंगल तो होगा आंसर, लेकिन साथ में यूरोपा भी आंसर होगा क्योंकि यूरोपा पर भी जल की उपस्थिति के संकेत मिले हैं। तो इसमें से जो स्पष्ट आंसर वो कोई भी नहीं है। दोनों हम लगा सकते हैं, मंगल भी और यूरोपा भी, दोनों याद रखिए। यूरोपा जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है। यूरोपा है बृहस्पति का उपग्रह। इस उपग्रह पर भी बर्फ की उपस्थिति पाई गई है, तो सही आंसर इसमें से कोई भी नहीं होगा, मंगल और यूरोपा दोनों सही आंसर है। ठीक है, अगला देखो, बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो बृहस्पति पर चंद्रमाओं की खोज की थी गैलीलियो ने, तो सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो, है ना। 100 क्वेश्चन करते हैं, फिर 101 से फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।